माई सेल्फ स्टैनली सैमुअल। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ कंपोस्टिंग। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इंदौर मेथड के बारे में बात किया था। आज हम बैंगलोर मेथड, एडको मेथड, वर्मी कंपोस्टिंग जैसे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जो पहला मेथड है हमारा वो है बैंगलोर मेथड। इससे पहले मैंने इंदौर मेथड बात किया था, जो कि इसका अपोजिट मेथड है अगर एक तरह से बोले तो, क्योंकि ये एक एनारोबिक प्रोसेस है और वो आपका एरोबिक प्रोसेस था। ठीक है, तो ये जो बैंगलोर मेथड है आपका वो एनारोबिक प्रोसेस है और इसका ये कहाँ डेवलप हुआ? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में। किसने किया? डॉक्टर सी एन आचार्य ने 1939 में। अब जनरली ये रिकमेंड करते हैं किसके लिए? नाइट सॉइल, और नॉर्मल के लिए भी यूज़ करते हैं। और इसका यूज़ करते ही इसको कम्प्लीटली प्लास्टर करके यूज़ किया जाता है। तो ये कहाँ के लिए सूटेबल है बोले तो उन एरिया के लिए जहाँ पे रेनफॉल कम होती है, स्कैंटी रेनफॉल हो। ठीक है, इनके जनरली ट्रेंचेस कितने साइज के होते हैं? 9 मीटर, 1.8 मीटर ब्रेथ और 0.9 मीटर डीप या 1 मीटर डीप। या पिट की बात करें तो 6.1 मीटर इंटू 1.8 मीटर इंटू 0.9 मीटर। ठीक है, तो अब क्या है, ट्रेंच हो चाहे पिट हो, 1 मीटर हम डग करते हैं। ब्रेथ लेंथ जैसा हमारे पास लैंड अवेलेबल हो उस हिसाब से हम डेक करते हैं। ऑर्गेनिक रेसिड्यू नाइट सॉइल को अल्टरनेट लेयर्स में डाला जाता है, ट्रेंच हो या पिट हो। लेयर वाइज टिल कितना 50 सेंटीमीटर अबव द सरफेस अब रेज नहीं हो जाता। इसमें जो स्पेस है, जो जगह है, वो कम्प्लीटली यूटिलाइज होता है। 100% जो इसका स्पेस है यूटिलाइज हो जाता है। फिर जो पिट है वो कवर किया जाता है 15 to 20 थिक लेयर प्लास्टर्ड मिक्सचर ऑफ मड एंड कैटल डंग। ठीक है, तो ये क्या करता है? पहला तो लॉस ऑफ मॉइस्चर से बचाता है, दूसरा फ्लाई न्यूसेंस या फाउल स्मेल या ये सारी चीज़ों से हमारा बचाता है। अब जैसा कि हमने बात किया था इंडोर मेथड में, वो एरोबिक प्रोसेस था, उसमें हाई टेम्परेचर डेवलप होता था, लेकिन इसमें हाई टेम्परेचर डेवलप नहीं होता ये आपका। और इसमें सबसे अच्छी बात है जो सी एन रेशियो है वो आपका 20:1 तक डाउन चला जाता है, और कोई स्मेल भी जब कंप्लीटली डिकम्पोज होता है तो कोई स्मेल भी नहीं आता। और जो डिकम्पोजिशन रेट है लेकिन थोड़ा स्लो है, क्योंकि ये एनारोबिक प्रोसेस है और इसको बनने में 6 to 8 मंथ का टाइम लग जाता है। लेकिन जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो काफ़ी बेटर रहता है एरोबिक कंपोस्टिंग से। इसमें लेबर रिक्वायरमेंट कम रहता है, क्योंकि इसमें हमको बार बार पलटने की ज़रूरत नहीं है। और जो वेल डिकम्पोस्ट कंपोस्ट है इसमें 0 to 1% आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम नाडेप कंपोस्टिंग की। नाडेप कंपोस्टिंग को डेवलप किया था श्री नारायण देवराव पांडेरा पांडे। इन्होंने, ये किसान थे जिन्होंने, महाराष्ट्रियन किसान थे जिनको नाडेप काका के नाम से जाना जाता था। इन्होंने डेवलप किया था नाडेप कंपोस्टिंग को। इन्होंने साथ ही साथ जो डॉक्टर कुमारप्पा गोवर्धन केंद्र है पूसा का, उसमें इस कंपोस्टिंग को डेवलप करने में अपने 25 साल दिए थे। अब ये जो है कम्प्लीटली एरोबिक प्रोसेस है। ठीक है, इसको बनने में 3 to 4 मंथ्स लगते हैं और ये बहुत जल्दी बनता है। क्यों? क्योंकि ये एरोबिक प्रोसेस है और इसमें एरेशन काफ़ी अच्छा होता है, तो डिकम्पोजिशन भी काफ़ी फास्ट होता है। ठीक है, इसमें ब्रिक स्ट्रक्चर होता है 19:6:3 का, जिसमें परफोरेटेड होल्स होते हैं, मतलब बीच बीच में छेदे होते हैं, या स्पेस दिया जाता है ताकि एयर का सप्लाई अच्छे से हो पाए कंपोस्ट में। ठीक है, इनको हनीकॉम स्ट्रक्चर्स टाइप के बनाए जाते हैं, स्पेशली जो टैंक्स होते हैं वॉल बिल्ट होते हैं, और जिसके थ्रू वाटर को स्प्रे किया जाता है कंपोस्ट को ड्राई होने से बचाने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं जो इसके बाद हम प्लास्टर भी करते हैं ऊपर। जो ब्रिक का जो टैंक है उसको फिल करते हैं लेयर वाइज 10 to 15 सेमी हार्ड वुड यूज़ करते हैं, या ऐसे ऐसे मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है जो स्ट्रक्चर और एरेशन को अच्छा बना सके। ठीक है, जब टैंक कम्प्लीटली फिल हो जाता है तो इसको 10 से 12 लेयर्स और 1 to 3 सब लेयर्स ईच लेयर का होता है इसमें। ठीक है, 10 से 12 लेयर्स।
इसको 2 से 4 वीक होते ही इसका जो मास है वो 2/3 2/3 हिस्सा हो जाता है। जो ओरिजिनल मास है उसका 2/3 हिस्सा डिकम्पोज होके कम हो जाता है। और भी कुछ चीजें एडवाइस की जाती है नाइट्रोजन कंपोस्टिंग में, जैसे ट्राइकोडर्मा डाला जाए, एज़ोटोबैक्टर, राइजोबियम या फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईच लेयर में डाला जाए। और इसको बनने में आपको जैसे मैंने 3 से 4 महीने लगते हैं कंपोस्टिंग को, और एक टैंक को 3 बार यूज किया जा सकता है। इसके बाद अब बात करते हैं एनरिच्ड कंपोस्टिंग की। एनरिच्ड कंपोस्टिंग 2 तरीके से की जाती है। एक, फर्टिलाइजर को हम डायरेक्टली ऐड करें कंपोस्टिंग के दौरान। दूसरा, जब कंपोस्ट तैयार हो जाए उसके बाद हम फर्टिलाइजर डालें। ठीक है, ये 2 तरीके से हम एनरिच्ड कंपोस्ट बनाते हैं। नाइट्रोजन से एनरिच करने का मतलब कैसे करेंगे? नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का यूज करेंगे कंपोस्टिंग के दौरान, जैसे कि 1.8। अगर हम कंपोस्टिंग के दौरान कर रहे हैं तो उसका हम जो नाइट्रोजन परसेंट है उसको 2.5% से ज़्यादा नहीं बढ़ा पाते, क्योंकि लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा, बनने के बाद यूरिया का स्प्रे किया जाता है जब प्रोडक्ट कंपोस्ट तैयार हो जाता है, तो उसके कारण हम 5 to 7% नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ा सकते हैं किसी भी कंपोस्ट का। फॉस्फोरस का एनरिचमेंट की बात करें तो इसमें क्या डालते हैं? सुपर फॉस्फेट, 5% सुपर फॉस्फेट, डाई कैल्शियम फॉस्फेट या रॉक फॉस्फेट कंपोस्ट पेट में हम डाल देते हैं। ठीक है। पोटेशियम के लिए हम कौन से मिनरल्स डाल देते हैं कंपोस्टिंग के दौरान? फेल्ड्स्पार और माइका। और बायोनिकुलेंट्स कौन से डालते हैं? एज़ोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, क्लोस्ट्रिडियम, जो कि क्या काम करते हैं? नाइट्रोजन कंटेंट को बढ़ाते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। फास्फोरस का बढ़ाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? बैसिलस पॉलीमैक्सा, सूडोमोनास स्ट्रेटा, और आपके सूडोमोनास स्ट्रेटा हो गया, फंजाई हो गया, एस्पेरिजिलस आर्मामोरी हो गया फंजाई में। ठीक है, इनको किसके साथ डाला जाता है? रॉक फॉस्फेट के साथ। अब कुछ जैसे सेलुलाइटिक या लिग्नोलाइटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइक्यूरस स्पाइरेलिस, बैसिलोमाइसिस, फ्यूजिपोरस, फेनोरोकाइट, क्राइसोफियम, जो कंपोस्टिंग के प्रोसेस को बढ़ाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन बढ़ाना हो तो कौन सा ऑर्गेनिज्म डाले, तो आपका आंसर होगा एज़ोटोबैक्टर, एज़ोस्पाइरम और ये सारे। फॉस्फोरस के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, सॉल्युबलाइज करने के लिए आपका कौन सा यूज होता है? बैसिलस पॉलीमाइक्सा, सुडोमोनास स्ट्रेटा, और फंजी में एस्पेरिजिलस आर्मोरी। अगर कंपोस्टिंग की प्रोसेस को अगर फास्ट करना पड़े तो उसके लिए आपके सेलुलाइटिक और लिग्नोलाइटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म जैसे ट्राइकोडर्मा का यूज किया जाता है। अब है एडको कंपोस्ट। ठीक है, ये इंग्लैंड में 1921 में इंट्रोड्यूस हुआ हचिंसन और रिचर्ड्स के द्वारा। ठीक है, इन्होंने एडको पाउडर बना जिसको एज स्टार्टर 7 kg पर 100 kg ड्राई वेस्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज करने के लिए। ठीक है, 100 kg में आपका एडको पाउडर कितना लगेगा? 7 kg लगेगा। फाउलर ने इसका पाउडर प्रिपेयर किया, जिसमें था जो मिलाया था सब्सटेंट अमोनियम फॉस्फेट, साइनामाइड और यूरिया। ठीक है, और जो कॉलिसन और कॉन ने बनाया था उसमें 27 kg अमोनियम सल्फेट, 13 kg सुपर फॉस्फेट और 11 kg म्यूरेट ऑफ पोटाश और 22 kg ग्राउंड लाइमस्टोन 1 टन ड्राई मैटर में ऐड करते थे। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना था? फर्स्ट लेयर आपका क्या है? 30 सेंटीमीटर थिक स्प्रेड करते हैं पिट पे। कैलकुलेटेड अमाउंट कितना एडको पाउडर डलेगा, जैसे 7 kg पर 100 kg के हिसाब से, तो आप कितना बना रहे हैं उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे एडको पाउडर और फर्स्ट लेयर में उसको डालेंगे। ठीक है, जब वो कंप्लीट हो जाता है पिट हीप टाइम, जब वाटर डन हो जाता है, एरोबिक कंपोस्टिंग होता है। ठीक है, जो मैन्योर बन के 4 से 5 मंथ में रेडी हो जाता है। एडवांटेज क्या है? आपका 4 से 5 में डिकम्पोजिशन हो जाता है ऑर्गेनिक मैन्योर का। दूसरा डिसएडवांटेज क्या करें? इसमें आपका रेगुलर टर्निंग करना पड़ता है और एरेशन का ख्याल रखना पड़ता है, वाटरिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद है आपका वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग आप सब लोग जानते हैं, मतलब जो केंचुआ है वो आपका कंपोस्टिंग का काम करेगा, उसको हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। अब वर्मी कंपोस्ट तो क्या, इसमें एक वर्मी कास्ट होता है, जो मतलब जो अर्थवर्म एक्सक्रीट करता है म्यूकस कोटेड अनडाइजेस्टेड मैटर, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्मी कास्ट बोलते हैं। ठीक है, अब
जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो फिजिकल और केमिकल ब्रेकडाउन होता है ना, जो कहाँ होता है, मस्कुलर गिजार्ड में होता है, ठीक है, वर्म के इंटेस्टाइन में। अब वर्मी कास्ट की क्या खासियत है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन और काफ़ी सारे एंजाइम और PGPRs होते हैं, ठीक है। कौन कौन से एफिशिएंट स्पीशीज हैं, आइसिना फोर्टिडा, फेरथिनम एलोंगेटा, यूड्रिलस यूजीनी, पेरोनिक्स एक्सकेवटस, ये सब आपके अर्थवर्म के स्पीशीज है जो वर्मी कंपोस्टिंग में यूज किए जाते हैं। अब पहला काम आप क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ अर्थवर्म करेंगे जो आपके पास सूटेबल उस लोकेशन या एनवायरनमेंट के लिए सूटेबल हो। फिर आप साइज ऑफ पिट डिसाइड करेंगे, कितने डायमेंशन का होना चाहिए और कितने अर्थवर्म आपको डालने हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं, उसको पहले आप अर्थवर्म में हम लोग खास चीज़ क्या ध्यान रखते हैं कि वो टर्माइट प्रूफ हो, मतलब टर्माइट का अटैक ना हो, क्योंकि फिर अर्थवर्म का लॉस हो जाएगा, ठीक है, और मैन्योर का भी लॉस होगा। फिर आपका दूसरा चीज़ है कि हम उसको शेड में यूज़ करते हैं ताकि कूल टेम्परेचर बना रहे, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ वर्मी बेड करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, अर्थवर्म को डालते हैं, जो भी हमारा पिट साइज हम जो डिसाइड करते हैं उसमें हम उस पिट के हिसाब से अर्थवर्म को डालते हैं। फिर हम लास्ट प्रोसेस पे आते हैं, हार्वेस्टिंग ऑफ वर्मी कंपोस्ट। इसमें क्या है, अब हार्वेस्टिंग टाइम ध्यान रखने वाली बात है कि हम जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको हम 7 से 10 दिन, आपको अर्थवर्म जब वर्मी कंपोस्ट में तो उसको कंप्लीट मॉइस्चर देना पड़ता है, तो आप उसको वाटर स्प्रे करना पड़ता है। तो अब जब हार्वेस्ट आप मैन्योर निकालने का टाइम आएगा उससे 7 से 10 दिन पहले आप वाटरिंग को बंद कर देंगे, तो उससे आपका मॉइस्चर परसेंट है वो 80% डाउन हो जाता है, जिसके कारण 80% जो अर्थवर्म है वो क्या होगा, सबसे नीचे वाले लेयर में जाके बैठ जाएंगे। और फिर हम जो कुछ बचे हुए अर्थवर्म है उनको हम ऊपर से निकाल लेंगे हैंड पिकिंग के द्वारा, और बाकी जो अर्थवर्म है वो नीचे हमारे सेफ रहेंगे, ठीक है। अब जो सबसे अच्छा वर्मी कंपोस्ट तैयार होने का साइन क्या होता है, ब्लैक कलर, फाइन एकदम चाय पत्ती जैसा, ग्रैनुलर आपका होगा, ह्यूमस रिच होगा, है ना, चाय पत्ती जैसा लगेगा, वो आपको, वो उसका मतलब होता है कि आपका बेस्ट वर्मी कंपोस्ट आपका तैयार हो गया है। एवरेज न्यूट्रिएंट कंटेंट की बात करेंगे तो 0.6% है, 1.2% नाइट्रोजन, 0.13 to 0.2% आपका P2O5, 0.7 K2O, 0.4% कैल्शियम ऑक्साइड, 0.1% मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इनको बनने में आपका टाइम लगता है 60 to 90 डेज, डिपेंड करता है किस एनवायरमेंटल कंडीशन में है। थैंक यू।